तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि यहाँ लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये अपवर्तन क्या है। अपवर्तन का मतलब होता है कि अपना रास्ता बदल लेना। मतलब जैसे अपन इस रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से किसी कारणवश अपन इस रास्ते में चले जाते हैं। अपने को जाना किस में था, इसमें सीधा। तो ये जो रास्ता बदले ये हुआ अपवर्तन। अब यहाँ शब्द आया है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन से तात्पर्य है प्रकाश जब किसी भी कारणवश अपना रास्ता बदल लेता है। मतलब अगर सीधी रेखा में ना जाकर यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है या यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन से शाब्दिक अर्थ है रास्ता बदलने से। अब यहाँ प्रकाश का अपवर्तन से तात्पर्य है प्रकाश के रास्ता बदलने से, मार्ग से विचलित होने से। अब अपवर्तन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अपन परावर्तन समझते हैं। परावर्तन का मतलब जैसे अपन लोग देखे हैं, बचपन में भी अपन लोग खेले भी हैं, वो दर्पण के छोटे से टुकड़े से अपन लाइट की सूरज से आने वाली रोशनी या किसी भी बल्ब की रोशनी को अपन दीवार में कहीं पर फोकस करते थे। तो परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए दर्पण है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण इसमें आती है, ये प्रकाश की किरण है, तो वो इस चमकदार सतह से टकराने के बाद अब होगा क्या, अगर यहाँ दर्पण नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण यहाँ सीधा ऐसे निकल जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को वापस भेज देगा, परावर्तित कर देगा। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ टकराने के बाद इस दिशा में ऐसे वापस लौट जाती है, जिसको हम लोग दीवार में यहाँ पर फोकस करते थे अलग अलग एंगल बदल के। तो ये हो गया परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर या दर्पण से टकराकर पूरी तरीके से दूसरी दिशा में चली जाती है। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद, मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, अब इसमें प्रकाश किरण यहाँ आती है, तो इस सतह से टकराने के बाद अगर यहाँ कांच नहीं होता तो ये सीधा इस दिशा में निकल जाती। कांच से टकराने के बाद ये अपना रास्ता बदल देती है। तो ये जो रास्ता बदलना है ये होता है अपवर्तन, और ये पूरी तरीके से वापस जाना होता है परावर्तन। अब आप लोग अपवर्तन और परावर्तन में फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है। तो अपवर्तन की परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशिकी माध्यम से दूसरे प्रकाशिकी माध्यम में जाती है तो वह माध्यम के अनुसार अपना रास्ता बदल लेती है। प्रकाश की किरण का अपने पथ से इस प्रकार अलग होना ही प्रकाश का अपवर्तन है। इसका बुक में दिया हुआ है, इसमें क्या लिखता है, जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशिकी माध्यम से दूसरे प्रकाशिकी माध्यम में जाती है तब वह दोनों माध्यम के संपर्क तल पर मुड़ जाती है। माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश की इस तरह मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या बोलता है, जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशिकी माध्यम से दूसरे प्रकाशिकी माध्यम में जाती है तो माध्यम परिवर्तन जहां पर हो रहा है, माध्यम परिवर्तन तल पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण का इस तरह मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है माध्यम, अपन लोग सबसे पहले समझते हैं माध्यम। तो
माध्यम से हमारा अभिप्राय है, यहाँ पर माध्यम से हमारा अभिप्राय है प्रकाशीय माध्यम से। माध्यम से हमारा इस चैप्टर में क्या अभिप्राय है? प्रकाशिकी माध्यम से। प्रकाशीय माध्यम उसको बोलेंगे हर उस चीज से जिससे प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है, वो होगा प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा से प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है, पानी से प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है, साफ कांच के टुकड़े से प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है। क्या दीवार से प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो दीवार क्या होगा? अप्रकाशिकीय माध्यम। और कांच का टुकड़ा क्या होगा, या हवा क्या होगा, या साफ पानी क्या होगा? प्रकाशिकीय माध्यम। तो प्रकाशिकीय माध्यम किसको बोलेंगे? हर वो माध्यम, हर वो चीज जिससे प्रकाश की किरण आर पार गुजर सकती है, वो होगा प्रकाशीय माध्यम। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। एक छोटा सा अपन लोग क्रियाकलाप करते हैं जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। आप लोग देखे होंगे कि गिलास, कांच के गिलास में जब पानी भरा होता है उसमें हम एक पेंसिल को डुबाते हैं तो पेंसिल कुछ तिरछा प्रतीत होता है, टेढ़ा मुड़ा हुआ। वास्तव में पेंसिल मुड़ा हुआ नहीं है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि प्रकाश की किरण, ये एक गिलास है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें अपन एक पेंसिल को डुबाते हैं तो हमको लगता है पेंसिल यहाँ से मुड़ा हुआ है। वास्तव में पेंसिल मुड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि पेंसिल यहाँ पर, हम यहाँ जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये पेंसिल जो है मुड़ा हुआ है। होता क्या है, जब प्रकाश की किरण इस पेंसिल से टकराती है और इस पेंसिल से टकराने के बाद पानी की सतह में आती है, और पानी की सतह में आती है तो यहाँ से इसका माध्यम बदल जाता है, ये मुड़ जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। इस कारण हमको पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे ही हम पेंसिल को पानी से निकालते हैं तो पेंसिल जैसे वास्तविक रूप में थी वैसे ही दिखाई देती है। तो ये सब दैनिक जीवन में हमको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको पता चलता है। तो अब हम समझते हैं, सब एक प्रयोग करके देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। सबसे पहले हम एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, आयताकार। इस कांच के टुकड़े से एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं यहाँ से इस सतह पर। इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी। ये कांच का आयताकार टुकड़ा है और इसमें एक प्रकाश की किरण आ रही है। इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण जो है कांच के टुकड़े से मान के चलो ओ बिंदु पर टकराती है। कहाँ टकराती है? ओ बिंदु पर टकराती है। तो ये जहां पर टकरा रही है वहां से हम एक इस सतह पे एक लंब खींचते हैं, M1 M2। अब ये लंब क्या है? आपतित किरण कांच की समतल सतह पे जिस जगह पे टकराती है उस जगह के सापेक्ष में खींचा गया लंब। लंब मतलब इधर मिलंब अंश और इधर मिलंब अंश। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब होता क्या है, जब प्रकाश की किरण ए बी कांच की सतह पर ओ बिंदु पर टकराती है तो टकराने के बाद यहाँ माध्यम बदलता है। यहाँ क्या है? हवा। ये माध्यम जो है चारों तरफ हवा है और ये क्या है? कांच। तो टकराने के बाद होता क्या है, प्रकाश की किरण जो है अपना रास्ता बदल देती है और
यहाँ जाती है, ओ से पी बिंदु पर, और पी बिंदु से ये फिर ये बाहर निकल जाती है ऐसे। तो यहाँ पर भी एक हम लंब खींचते हैं जहाँ पर से ये बाहर निकलती है, इसको नाम देते हैं N1 और N2, और यहाँ से निकल गई ये किरण CD। अब देखते हैं ये प्रकाश की किरण AB कांच के टुकड़े से O बिंदु पर आपतित होती है, O बिंदु पर टकराती है, और O बिंदु पर एक हम लंब खींचे हैं M1 M2, और चूंकि यह माध्यम बदलता है इसलिए अपना रास्ता बदल लेती है यहाँ पर, और O से P तक उसी माध्यम में गमन करती है। P बिंदु से फिर ये कांच से हवा में जाती है तो फिर अपना रास्ता बदल लेती है और CD किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हम एक लंब खींचे हैं N1 N2, तो इसमें देखिए ये किरण AB और लंब M1 M2, किरण AB और लंब M1 M2 के बीच ये जो कोण बन रहा है AOM1, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण ये है और अभिलंब इसके बीच में बनने वाला कोण आप इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा कोण? कोण AOM1, ये क्या है? आपतन कोण। इसको I से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण की परिभाषा क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर से ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो गई, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, कोण M2OP, कोण M2OP, ये वाला कोण, ये हो गया R। ये कौन सा हो गया? अपवर्तन कोण। ठीक इसी प्रकार यहां पर जो अपवर्तित किरण थी यहाँ के लिए वो आपतित किरण है, इसलिए यहाँ पर आपतन कोण ये I होगा और ये अपवर्तन कोण R होगा। तो देखिए हम इसमें प्रयोग में क्या देखते हैं, एक सिद्धांत है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। प्रकाश के मार्ग परिवर्तन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब रास्ता किस तरफ बदलेगी, तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। अब यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब इसमें विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है? विरल माध्यम और सघन माध्यम सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे पानी है, वो हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। पानी के अणु या पानी के कण हवा की अपेक्षा पास पास है, इसलिए पानी जो है हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। जैसे हम यहाँ पर तीन बर्तन की कल्पना करते हैं, एक में हवा भरा है, एक में पानी है और ये ठोस कांच का बर्तन है। ये पूरी तरीके से ठोस कांच का बर्तन है। तो इसमें सबसे विरल माध्यम कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि वायु के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं पानी से। पानी और कांच की अपेक्षाकृत ये कांच का है, तो ये जो है इन दोनों की अपेक्षा विरल माध्यम होगा, क्योंकि इसके अणु हवा के दूर दूर हैं।
और पानी जो है इसकी अपेक्षा कांच की अपेक्षा विरल माध्यम होगा। पानी कांच की अपेक्षा विरल माध्यम होगा। कांच ठोस है और पानी द्रव है, तो द्रव के अणुओं की अपेक्षा ठोस के अणु ज्यादा पास पास होते हैं, इसलिए सुदृढ़ होते हैं। लेकिन यही पानी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम होगा। हवा की अपेक्षा ये पानी सघन माध्यम होगा। यहां समझिए, हवा की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है, पानी की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। लेकिन पानी जो है कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है और हवा की अपेक्षा सघन माध्यम। कांच जो है सबसे सघन माध्यम है, पानी से भी और हवा से भी। तो सघन और विरल माध्यम का तुलना हम कैसे करेंगे? जब तक दो माध्यम नहीं होंगे। जैसे यहां पर अपने पास दो माध्यम कौन से हैं? यहां पर दो माध्यम कौन से हैं? कांच और पानी। तो सघन कौन सा होगा? कांच सघन माध्यम होगा और पानी विरल माध्यम होगा। लेकिन यहां पर ये कांच कौन सा होगा? सघन और पानी विरल। लेकिन यहां पर दो माध्यम, एक माध्यम की और अपन कल्पना करते हैं, हवा और पानी। अब इसमें विरल माध्यम कौन सा होगा? हवा विरल माध्यम होगा और पानी सघन माध्यम होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आप पानी को विरल माध्यम बोले थे। तो ये दोनों माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है कि उसके सामने कौन सा माध्यम है। यहाँ पर कांच और पानी में पानी विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। लेकिन यहाँ पर हवा और पानी में पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर अपन ये प्रकाश की किरण जो है, ये मान के चलिए ये टॉर्च से निकल रही है। ये टॉर्च है, इसमें से एक किरण एक ही निकलती है, तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो वो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। अपन लोग पढ़े हैं, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये कांच है और इधर भी हवा है और इधर भी हवा है। अब देखिए, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुकी। अगर यहाँ पर कांच नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधा निकल जाती, लेकिन ये कांच है इसलिए अभिलंब की ओर झुकी। अब ये सघन माध्यम कांच है, इससे फिर विरल माध्यम हवा में जा रही है, तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर है ना। तो प्रकाश की किरणों का माध्यम परिवर्तन पर अपना मार्ग बदलने की प्रवृत्ति जो होती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब हम जानेंगे कि अब ये शब्द तो हम समझ गए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम परिवर्तन जिस तल पे होता है उस तल पे प्रकाश की किरण अपना रास्ता बदल देती है। प्रकाश की किरणों के इस प्रकार माध्यम परिवर्तन पर अपना मार्ग बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कितना मार्ग बदल रही है, इसको जानने के लिए हमें किसी न किसी मानक की जरूरत है कि भाई पानी से हवा में जा रही है तो कितना रास्ता बदली, हवा से कांच में जा रही है तो कितना अपना रास्ता बदली। कांच भी कई प्रकार के हैं, तो इसको जानने के लिए हमको एक सूत्र की आवश्यकता थी, एक विधि की आवश्यकता थी कि किसी माध्यम का अपवर्तन करने की क्षमता, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता कितनी है। तो किसी माध्यम का प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता को नापने के लिए हम प्रकाश के उस अपवर्तनांक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है?
प्रकाश की किरणों का वायु में या निर्वात में चाल बटे प्रकाश की किरण का उस माध्यम में चाल। इसको मिटाता हूं। अपवर्तनांक, अब एक शब्द आया है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम ग्रीक शब्द म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक शब्द किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है प्रकाश की किरण का वायु में चाल बटे प्रकाश की किरण का उस माध्यम में वेग या चाल। अभी अपवर्तनांक निकालते कैसे? तो अपवर्तनांक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मान के चलिए हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है। अब हमको उसका अपवर्तनांक निकालना है, तो हम उसका अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम उस कांच का एक टुकड़ा को लेंगे, उसमें प्रकाश की एक किरण डालते हैं, तो ये क्या होगा? आपतित किरण। ये किरण क्या हो गया? आपतित किरण। ये उस सतह पर एक लंब खींच दिए M1 M2। अब ये क्या है? हवा है, और ये क्या है? कांच है। अब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम हवा है, सघन माध्यम कांच है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी? विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है यहां से। और अब अपन लोग क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को इसमें लेते हैं, एक प्रकाश की किरण को किसी प्रकाशीय माध्यम से, और यहाँ पर इसको निशान लगा देते हैं P। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हो रही है, ये इसको मान लेते हैं O, और ये हो गया P। और यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगी, तो ये हो गया निर्गत किरण। यहाँ भी एक लंब खींच लेते हैं N1 N2, इसके लिए यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो गया? आपतित किरण। ये क्या हो गया? आपतन कोण। ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण I, अपवर्तन कोण R। अब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर, माने माध्यम के जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, वहां से प्रकाश की सहायता से एक निश्चित माप का एक वृत्त बनाते हैं, जो कि आपतित किरण को X बिंदु पर काटता है और निर्गत किरण को Y बिंदु पर काटता है ना? तो अब क्या करेंगे, जहां पर ये काट रहा है X बिंदु पर, X बिंदु से अभिलंब M1 M2 पर एक लंब डालेंगे, और इसी प्रकार यहां से इस पे एक लंब डालेंगे। इसको मान लेते हैं X A, और इसको मान लेते हैं Y B, है ना? तो अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करेंगे, आपतित किरण और अभिलंब, ये जहां पर काट रहा है इसका मान, इसको नाप के लिखेंगे। यहां पर मान के चलिए Q आया, यहां से यहां तक की लंबाई Q है, और यहां से यहां तक की लंबाई P है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होगा? Q/P। ये हो गया अपवर्तनांक, ऐसे निकाला जाता है।
किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम प्रकाश आपतन कोण का मान को बदल देते हैं, मान के चलिए प्रकाश की किरण अपन यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेते हैं, तो इससे अपवर्तनांक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपवर्तनांक जो है माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है।